थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए नीचे थे। हयात के हाथ में प्यारी सी गुड़िया थी जो कि अध्याय ने लाया था। निष्ठा ने वह देखी तो फिर मुस्कुरा कर बोली, आपको यह किसने ला कर दी बेबी? हयात ने मुस्कुरा कर अध्याय को देखा और फिर निष्ठा को देख कर बोली, हैंचम ने। अध्याय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वहीं निष्ठा ने अध्याय को देखा, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बना लिया। सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे। निष्ठा ने हीर को देखा जो काफ़ी शांत सी थी और किसी सोच में गुम थी। खाना तो लगभग वह ना के बराबर ही खा रही थी। उसने फिक्र करते हुए कहा, दी, क्या आपको पसंद नहीं आया? कुछ और चाहिए क्या? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? हीर मानो अपनी सोच से बाहर आई और फिर झट से बोली, नहीं भाभी, ठीक है। यह बोल वह खाना खाने लगी। निष्ठा को थोड़ा सा अजीब लगा। हमेशा वह सबसे ज़्यादा बानी के साथ मिलकर उसे चिढ़ाती थी या फिर कुछ न कुछ बोलती रहती थी, लेकिन आज वह शांत थी। आज ही क्या, वह पिछले 2 दिनों से उसका व्यवहार देख रही थी, लेकिन इस वक्त सबके बीच उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। निष्ठा पहले हयात और अर्थ के पास चली गई। वह उन दोनों को कहानी सुनाकर सुलाने वाली थी और उसके बाद उसने हीर के पास जाने का सोचा। इधर मिहिर के घर पर गेस्ट आए हुए थे, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। सब कुछ उसे उनके हिसाब से ही करना पड़ रहा था। डिनर के बाद उसकी माँ एक बार फिर बोली, मिहिर, रीता को अपना कमरा दिखाओ जरा। यह सुनते ही मिहिर ने उन्हें घर घूर कर देखा। उसका कमरा उसका था, उसका पर्सनल स्पेस। भला वह उसे अपना कमरा क्यों दिखाता? और कौन सा उसका कमरा कोई टूरिस्ट स्पॉट था जो वह उसे वहाँ घुमाने ले जाता? उसने अपनी माँ को पूरा तो उन्होंने बराबर उसे घूरते हुए जाने का इशारा किया, तो तभी रीता बोली, नहीं आंटी, फिर कभी, मुझे लेट हो रहा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं चलती हूँ। मॉम डैड तो चले ही जाएंगे। यह सुनते ही मिहिर ने एक राहत की सांस ली। वह उस लड़की को अपना कमरा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था। हाँ, उसकी माँ उसकी शादी उससे करवाने पर तुली हुई थी, लेकिन जैसा उस लड़की ने कहा था, अभी 5% चांसेस यह भी थे कि शादी कैंसिल हो जाए, लेकिन 95% चांसेस की तरफ से देखा जाए तो मिहिर को एक चांस भी नज़र नहीं आ रहा था। रीता वहाँ से तुरंत ही निकल गई और थोड़ी देर बाद उसके मॉम डैड भी चले गए। मिहिर ने अपनी माँ को घूरा और बोला, क्यों कर रही हैं आप यह सब? मेरा कमरा है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं जो मैं सबको घुमाता फिरूं। उसकी माँ ने मुंह बनाया। होने वाली पत्नी है तेरी। और बोली, अरे किसको किसको होने वाली है माँ? हुई तो नहीं है ना? हो जाएगी तब बात करेंगे। यह बोल वो तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं था
और वह उनकी बात कभी भी नहीं टालता था। इसलिए तो उन्होंने इतनी आसानी से उसे शादी के लिए मना लिया था। मिहिर की माँ ने उसे जाते हुए देखा और बोली, यह लड़का दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है, सुनता ही नहीं है कुछ। अगर ना सुनता ना तो शादी के लिए हाँ भी ना करता। समझी आप? तो मुझे कोसना बंद करें। मिहिर ने जाते जाते जवाब दिया। वह हैरानी से उसे देखती रह गई। इधर निष्ठा ने दोनों बच्चों को सुलाया और उठकर हीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने जाकर हीर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। हीर ने सोचा कि कल की तरह आयात और अर्थ होंगे। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने निष्ठा थी। वह उसे इस टाइम पर यहाँ देखकर थोड़ी सी चौंकी और बोली, भाभी आप, क्या हुआ? आप सोए नहीं अब तक? भाई से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा, और मैं अभी तक अपने कमरे में नहीं गई। अर्थ और आयात के पास थी, पर अब मुझे आपसे बातें करनी हैं। हीर हिचकिचाते हुए बोली, मुझसे क्या बात करनी है? निष्ठा ने उसे देखा और बोली, पहले अंदर आ जाऊं? हीर एक तरफ होते हुए बोली, आइए ना। निष्ठा अंदर आई और जाकर आराम से बैठते हुए बोली, अब बताइए क्या हुआ है आपको? हीर उसे हैरानी से देख रही थी। इस वक्त तो उसे वह मासूम सी निष्ठा कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही थी जो हमेशा होती थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समझदार और मैच्योर है और जो हीर की परेशानी सुनकर सॉल्व करने आई है। हीर ने उसे देखा और फिर बात को बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, वह बस काम को लेकर टेंशन। निष्ठा ने बीच में ही उसकी बात काटी और बोली, जो सच है वह बताइए, बहाने आपने बहुत ही बना लिए, कल से ही सुन रही हूँ। हीर उसके बात सुनकर चुप सी पड़ गई। उसने हीर का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, मानती हूँ आपसे उम्र में छोटी हूँ, समझदार भी शायद कम ही हूँ, लेकिन बताइए तो सही, ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाई तो कम से कम आपका मन ही हल्का हो जाएगा। जो आप इतनी परेशान से घूम रही हैं, शायद वह परेशानी कम ही हो जाए। हीर की आंखों में नमी उतर आई और वह उसे देख कर बोली, मैं जिसे चाहती हूँ वह किसी और से शादी कर रहा है। उसने सीधे और सपाट लहजे में कहा। वो यह सुनकर हैरान रह गई। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, क्या? क्यों? और कौन है जिसे आप चाहती हैं? हीर ने उसे देखा और बोली, मिहिर शेखावत, मेरे बॉस। यह सुनकर तो निष्ठा और ही ज़्यादा हैरान हो गई। उसने उसे देख हैरानी से पूछा, क्या वही जो उस दिन पार्टी में थे? हीर ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। अगले पल निष्ठा चहक कर बोली, वह तो बड़े ही हैंडसम थे। हीर ने मुंह बनाया और बोली, क्या फ़ायदा जब वह मेरा ही नहीं हो सकता? आपको पता है मैं जानबूझकर उसके आगे पीछे घूमती हूँ। कोई काम भी नहीं होता तो भी उसके केबिन के 10 चक्कर लगा देती हूँ ताकि सिर्फ उन्हें देख पाऊँ। उन्हें देखने के चक्कर में
मैं अपने काम तक को भूल जाती हूँ, लेकिन उस इंसान को तो कदर ही नहीं है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें घूरती हूँ, जबकि मैं तो उसे निहारती हूँ। उनकी कॉपी से लेकर लंच तक, लंच से लेकर उनकी हर एक फाइल, सब कुछ मेरे अंडर आता है। उनकी हर एक मीटिंग डिटेल, सब कुछ उन्हें मेरे अलावा किसी का किया हुआ पसंद भी नहीं आता। लेकिन फिर भी वह पता नहीं क्यों शादी कर रहा है। आपको पता है मैंने कितनी बार उन्हें मनचली तितलियों से भी बचाया है, जो उनके इर्द गिर्द हमेशा मंडराती रहती हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के कहने पर किसी और से शादी कर रहे हैं। यह कहते हुए वो उदास हो गई। निष्ठा ने उसे उदास देखा तो बोली, आप उदास मत होइए। क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि आप उन्हें पसंद करते हैं? ही ने ना में गर्दन हिला दी। तो निष्ठा बोली, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं? आपको बताना चाहिए था। क्या मेरी हरकतों से समझ नहीं आता कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ? लेकिन उन्हें तो गुस्सा आता है मेरी हरकतें देखकर। ही ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। निष्ठा ने गहरी सांस भरी और बोली, आपकी हरकतें देखकर आपको समझ आ सकता है कि आप उन्हें पसंद करती हैं, लेकिन हो सकता है सामने वाले को वह हरकत इरिटेटिंग लगे। वैसे आप जो लड़के पटाने की ट्रिक ढूंढ रही थीं, वह सब इसलिए थी। ही ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, और नहीं तो क्या। लेकिन अप्लाई करने से ही पहले प्लान ही फ्लॉप हो गया। वह रिश्ता फिक्स करवा कर आ गए। निष्ठा को सोचते हुए बोली, क्या सब कुछ फिक्स हो गया? हीर उसे सब कुछ बताने लगी जो कि मिहिर ने उसे बताया था। निष्ठा भी सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही थी। हीर उसे देखते हुए बोली, उनकी माँ ने लगभग सब कुछ ही फिक्स करके रखा है। बस लड़की का कहना है कि वह शादी से पहले वह उनसे मिलना चाहती है, जैसे कि डेट, शॉपिंग, ताकि समय साथ साथ बिता सकें। तभी पीछे से गर्व की आवाज़ आई, अच्छा तो इसलिए तू इतना परेशान है? उसकी आवाज़ सुनते ही निष्ठा और ही दोनों ही शॉक्ड रह गईं। दोनों को ही लगा कि जब तो दोनों ही मरेंगी। उन्होंने उस तरफ देखा जहां गर्व बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन लिए उन दोनों को ही देख रहा था। वह दोनों ही गर्व को देखकर हैरान थी और गर्व भी उन्हें सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है, मानो उसने ना जाने क्या ही सुन लिया हो। और उन दोनों को इस बात की चिंता थी कि वह रिएक्ट कैसे करने वाला है, क्योंकि उसके चेहरे से यही लगा रहा था कि वह जरूर कुछ न कुछ बुरा भला कहेगा। गर्व अंदर आया और वह दोनों झट से उठकर खड़ी हुई। गर्व अब भी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए था। निष्ठा ने धीरे से कहा, गर्व भाई, आप एक बात सुनिए तो। गर्व ने उन्हें देखे बीच में रोकते हुए कहा, आपसे नहीं भाभी, इससे बात करनी है। ही ने गर्दन झुकाते हुए कहा, देख छोटे, ऐसा वह अभी कुछ एक्सप्लेनेशन देती कि उससे पहले ही गर्व बोला, चलो शादी तोड़ते हैं तुम्हारे बॉस की। उसकी यह बात सुनकर
वह दोनों हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए उसे ही देखने लगी। तो गर्व झट से बोला, अब मैं कोई इतना भी निर्दयी भाई नहीं हूँ जो अपनी बहन को सिर्फ इसलिए डांट दूँ कि उसने प्यार किया है। और दूसरी बात, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग की खुरापात नहीं की है। कोई कांड तो करना ही बनता है। जब कांड सामने से चलकर आ रहा है तो क्यों ना किया जाए। अब तू बस देखती जाओ तुम्हारे उस बॉस की शादी कैसे हम सब मिलकर तोड़ते हैं। हीर खुश होते हुए उसके गले से लगकर बोली, यू आर द बेस्ट ब्रदर। गर्व ने मुंह बनाकर उसे कुछ अलग करते हुए कहा, बस बस ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यह सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुझसे पीछा छूट जाए मेरा। शादी करके तू जाए यहाँ से और घर में सिर्फ मेरा राज हो। हीर ने मुंह बनाकर उसे घूरा तो गर्व बोला, अच्छा ठीक है, चलो अब तो आराम से सो जाओ। कल से प्लान पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उन दोनों ने जल्दी से खुशी से हामी भरी। निष्ठा भी देखना चाहती थी कि वह दोनों क्या करने वाले थे। तभी गर्व बोला, एक काम करते हैं, बुआ को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जितने लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आसान होगा। और बुआ तो है ही हमसे भी बड़ी कांडी, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है कांड करने के लिए। निष्ठा ने आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा तो वह दांत दिखाते हुए बोला, अरे भाभी, आप अभी उन्हें पूरी तरह से जानते कहाँ हो। धीरे धीरे देखते जाओ आप। तभी पीछे से अध्याय की आवाज़ आई, क्या कर रही हो तानी? इतनी लेट हो गई है, सोना नहीं है तुम्हें? उन सब की तो जान ही सूख गई। उन्हें लगा कहीं अध्याय ने तो सब कुछ नहीं सुन लिया। अगर ऐसा होता तो पक्का उनकी क्लास लगने वाली थी। निष्ठा ने हीर के पीछे से झांक कर उसे देखा और जल्दी से बोली, बस आ ही रही थी। मैं तो बस अभी अभी आई थी दी के पास। फिर हम बातों में लग गए। वह हकलाते हुए शब्दों को जोड़ तोड़ कर उसे बता रही थी। अध्याय ने गहरी नज़र उन सब पर डाली और फिर अपने भाई बहन को देखा और बोला, तुम दोनों एक जगह पर क्या कर रहे हो? पहले तो यह बताओ, क्या खुराफात चल रही थी यहाँ? गर्व झट से बोला, कोई खुराफात नहीं चल रही थी भाई। वह तो बस मेरा फ़ोन का चार्जर इसके पास था। मैं तो अपना चार्जर लेने आया था। यह बोल उसने अपना चार्जर उठाया और कमरे से बाहर की ओर चलता बना। उसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था। वह जानता था हीर और निष्ठा को उसका भाई सस्ते में छोड़ भी देगा, लेकिन जब बात उसकी आए तो उसकी बैंड बजनी तो तय ही थी। निष्ठा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, अब आप क्यों खड़े हो? चलिए यहाँ से। सोना नहीं है क्या? लेट हो गई है, सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। यह कहते हुए लगभग वह वहाँ से उसे खींचने लगी। अध्याय हैरानी से उसे देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके पीछे चल दिया। हीर ने गहरी सांस भरते हुए
जल्दी से दरवाजे को बंद किया और बोली, बच गए। फिर आकर सुकून से बेड पर लेटते हुए बोली, अब जब गर्भ ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और फिर बुआ भी तो हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मिहिर की शादी ना हो। यह बोल उसने अपने पास पड़े तकिए को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करके सो गई। इधर अध्याय और निष्ठा अपने कमरे में आए तो अध्याय ने फिर से सवाल किया, ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हो? क्या करके आए हो तुम लोग? बताओगे? कुछ भी नहीं, बस मुझे नींद आने लगी है। मैं पहले अर्थ और आयात के पास थी ना। उसने नजरें चुराते हुए उससे बातें छुपाई। वह उसकी हर एक हरकत को देख रहा था। निष्ठा शायद जानती नहीं थी कि उसकी एक भी हरकत अध्याय की आंखों से कभी नहीं बची थी। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन से अध्याय उसकी हर एक हरकत को नोटिस करता। कब क्या कहते हुए, क्या सोचते हुए उसके कैसे भाव होते थे, यह अध्याय बड़ी आसानी से ही समझ सकता था। और इस वक्त जो निष्ठा इतना हड़बड़ाहट कर बात कर रही थी और जल्दी जल्दी से बोल रही थी और उस पर नजरें चुरा भी रही थी, यह अध्याय को इतना तो बता चुकी थी कि वह उससे कुछ छुपा रही थी। लेकिन क्या यह अभी भी राज था? निष्ठा जाकर बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो गई। अध्याय उसे देखता रह गया, फिर बेड से उठकर बैठ गया। उसने जाकर निष्ठा को अपने करीब करते हुए उसे बाहों में भरा और धीरे से बोला, तुम जो छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, वह तुम्हें महंगा पड़ेगा। बेहतर होगा चुपचाप से बता दो। अगर मैंने अपने तरीके से पता लगाया ना, फिर देखना तुम। निष्ठा जल्दी से उसकी तरफ पलटी और मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, डरा क्यों रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अध्याय उसके चेहरे को देखने लगा। सच में काफ़ी मासूम लग रही थी वो। उसने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? ऐसा तुम तभी करती हो जब कुछ छुपाती हो। वो यह जानकर और हैरान हो गई कि उसे उसकी हर आदतें भी पता थी। लेकिन अगले ही पल वह बोली, बता दूंगी, पर डांटोगे तो नहीं ना? अध्याय ने उसे गहराई से देखा और बोला, ठीक है, नहीं डांटूंगा। अब बताओ, पर जो भी हो आपको हेल्प भी करनी होगी, तभी मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी। निष्ठा ने मुंह बनाकर कहा। अध्याय ने मन ही मन कहा, आखिर ऐसी भी क्या बात है? निष्ठा उसके सीने पर सिर टिका चुकी थी और अपनी आंखें भी बंद कर चुकी थी। जब अध्याय थोड़ी देर नहीं बोला तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप सो गई। अध्याय ने जब उसे देखा तो वह सो चुकी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और उसका माथा चूम कर बोला, बता तो तुम दोगी, लेकिन क्या हुआ है जिसमें तुम्हें हेल्प भी चाहिए? उसने उसे अपने आगोश में समेटते हुए अपनी आंखों को भी बंद किया और फिर वह सो गया। आज के लिए तो यह बात अब टल चुकी थी, लेकिन अध्याय ऐसे ही तो इस बात को जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला था।
अगले दिन मिहिर का ऑफिस। मिहिर अपने काम में बिजी था। हीर ने हमेशा की तरह बिना नॉक किए दरवाज़ा खोला और अंदर आई। मिहिर ने सर उठाकर उसे देखा, लेकिन हीर ने बिना उसे देखे ही उसका शेड्यूल बताना शुरू किया। जबकि मिहिर उसे देख रहा था, वह उसके बिहेवियर के अंतर को समझ भी नहीं पा रहा था। ऊपर से उसे गुस्सा भी आ रहा था। घर पर उसकी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही थी और यहाँ पर हीर की हरकतें उसे हद से भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। लेकिन यह अजीब बात थी, जब वह अजीबो-गरीबे हरकतें करती थी तब मिहिर बर्दाश्त कर जाता था, और अब जब वह बिल्कुल शांत हो चुकी थी तो मिहिर को यह भी चिढ़न भरा लग रहा था। हीर ने उसे सब कुछ समझाकर एक नज़र उसे देखते हुए कहा, दोपहर बाद 1 बजे मीटिंग है। मीटिंग मिस्टर कश्यप के साथ है। मिहिर को अचानक ही कुछ याद आया। वह झट से बोला, आज दोपहर बाद की मीटिंग कैंसिल कर दो। मिस्टर कश्यप से हम कल मिल लेंगे। वह उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वह उससे पूछना चाह रही हो कि मीटिंग क्यों कैंसिल करनी है। मिहिर ने उसे देखते हुए बड़े आराम से कहा, दोपहर बाद मुझे कॉफ़ी डेट के लिए जाना है, इसलिए यह मीटिंग आज नहीं हो सकती है। हीर ने मन ही मन कहा, ओहो, तो मन बना चुके हैं आप पूरा। उसे उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अब एकदम धीरे से कहा, निकल गई? ओके सर। और केबिन से बाहर मिहिर हैरान था। कहाँ उसे लगा था कि वह उससे 4 सवाल करेगी, लेकिन वह चुपचाप चली गई। उसने गहरी सांस ली और फिर खुद से बोली, मेरी ज़िंदगी की सारी औरतों ने तबाही मचा कर रखी है, कोई सुकून से रहने तक नहीं देता, जबकि यह उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। वह एक बार फिर से अपने काम में लग गया। दोपहर के 1 बजे उसका फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई, तुम अभी तक कैफ़े नहीं पहुँचा? रीता तो कब की पहुँच भी चुकी है। मिहिर ने टाइम देखा और फिर हड़बड़ा कर बोला, सॉरी माँ, मैं भूल गया था, बस पहुँच रहा हूँ। उसकी माँ अभी उसे कुछ ताने देती उससे पहले ही मिहिर ने फ़ोन काट दिया और तुरंत ऑफिस से निकल गया। हीर ने उसे जाते देखा तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि वह कहाँ जा रहा है। वह चुपके से उसके पीछे चल दी। आखिर उसे भी तो जानना था वह कौन लड़की थी जिससे उसका रिश्ता तय होने वाला था। मिहिर के ऑफिस के लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही कैफ़े था, जहाँ पर वह रीता से मिलने वाला था। थोड़ी देर में वह वहाँ पर पहुँच चुका था। वह अंदर गया तो उसे एक टेबल पर बैठी रीता दिखाई दी। यह जाकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, सॉरी, आने में लेट हो गई। उसकी आवाज़ में हल्की सॉरी वाले कोई भाव नहीं थे। यह सब उसने उसकी माँ के कहने पर करना पड़ रहा था, लेकिन फिर वह यह सोचकर मान भी जाता
कि उसकी माँ अगर खुश रहेगी तो वह भी तो खुश रहेगा। रीता ने हल्के से मुस्कुराकर इट्स ओके कहा और दोनों ने एक एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। हीर भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वह मिहिर के जस्ट पीछे वाले टेबल पर बैठी हुई थी। मिहिर की पीठ और हीर की पीठ आमने सामने थी। दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन हीर को बस उनकी बातें सुननी थी। वह दोनों हालांकि कुछ ऐसी बातें कर तो नहीं रहे थे। रीता बस मिहिर से उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, जबकि मिहिर कुछ कम ही इंटरेस्टेड नज़र आ रहा था। वह भी इन सब मशक्क़त में लगी हुई थी कि अचानक ही एक लड़के ने उसकी तरफ एक टिश्यू पेपर को फेंका, जो उसके सिर में आकर लगा। उसने वो टिश्यू पेपर देखा जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। उसने उठाकर उसे खोला और उसमें लिखा सब देखकर एकदम गुस्से से भर उठी और उठकर गुस्से से उस लड़के की तरफ ही वह बढ़ गई।